सोचिए 1500 ईस्वी का समय है। कोई सिंथेटिक रंग नहीं, कोई रेडीमेड कैनवास नहीं। लेकिन फिर भी राजस्थान के सूखे रेगिस्तान और ऊंचे महलों की दीवारों पर कुछ ऐसी आकृतियां उकेरी जा रही हैं जो मतलब सदियों बाद भी बिल्कुल ताज़ा और जीवंत लगती हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अद्भुत बात है। हाँ, तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम कोई साधारण चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने आज कुछ बहुत ही शानदार नोट्स हैं। जी। और ये नोट्स इस पूरी कला के विज्ञान और इतिहास को डिकोड करते हैं। तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल सीधा है, जैसा कि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है। मैं पढ़ता हूँ, अध्याय 5, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं, संपूर्ण रिवीजन नोट्स, 100% परीक्षा उपयोगी लक्ष्य, पूरे अंक। अरे वाह, लक्ष्य तो बहुत स्पष्ट है, पूरे अंक। और देखिए, इसका मतलब ये है कि हम सामग्री को सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे। एकदम सही। हम इसे लाइन दर लाइन पढ़ेंगे ताकि कोई जानकारी ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है उद्भव एवं खोज, और इसमें लिखा है प्रारंभिक प्रमाण, आलानिया दर्रा, कोटा, बैराठ, जयपुर में आदिमानव के शैलचित्र। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब हम राजस्थानी चित्रकला के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ राजा महाराजाओं के महलों से शुरू हुई होगी। हाँ, दिमाग में तो सीधे सोने की कारीगरी आती है। बिल्कुल, लेकिन असल में इसकी शुरुआत आदि मानवों द्वारा गुफाओं की खुरदरी दीवारों पर बनाए गए चित्रों से हुई थी। मतलब कला महलों से नहीं, गुफाओं से जन्मी है। ये तो मुझे एक बात सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या ये प्राचीन शैल चित्र उस समय के सोशल मीडिया की तरह थे? सोशल मीडिया कैसे? मेरा मतलब है, जैसे आज हम अपनी दिनचर्या शेयर करते हैं, वैसे ही आदिमानव शायद अपनी जनजाति को बता रहे थे कि आज क्या शिकार किया या उनके विचार क्या हैं। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी है। वो अपनी दुनिया को दीवारों पर दर्ज कर रहे थे। आगे बढ़ते, यहाँ लिखा है प्राचीनतम ग्रंथ 1060 ईस्वी, ओघ नियुक्ति वृत्ति व 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, जैसलमेर भंडार। अब यहाँ मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। मतलब राजस्थानी कला का जन्म तो मेवाड़ में हुआ माना जाता है ना, तो ये सबसे पुराने ग्रंथ जैसलमेर के इतने सूखे रेगिस्तान में क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब इतिहास में नहीं बल्कि भूगोल में छिपा है। अच्छा, भूगोल में कैसे? देखिए, ये ग्रंथ ताड़पत्रों पर लिखे गए थे, और मेवाड़ का इलाका थोड़ा हरा भरा है, वहां नमी होती है। नमी में ताड़पत्रों को फंगस या दीमक जल्दी खराब कर देते हैं। ओह, समझ गया। हाँ, लेकिन जैसलमेर की जलवायु एकदम सूखी और गर्म है, तो उस मौसम ने एक प्राकृतिक प्रिजर्वेशन का काम किया। इसी वजह से राजस्थान के सबसे पुराने सचित्र दस्तावेज जैसलमेर भंडार में सुरक्षित बचे रह गए। कमाल का तर्क है। मतलब मौसम ने इतिहास को बचा लिया। बिल्कुल सही कहा। चलिए आगे देखते हैं। विशुद्ध चित्रकला का जन्म 1500 ई के आसपास, मेदोपाट या मेवाड़ में, अजंता व जैन शैली का प्रभाव। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि 1500 ईस्वी के करीब आके मेवाड़ में वो असली राजस्थानी शैली आकार लेने लगे। और उस पर जो हमारी पुरानी अजंता की गुफाएं हैं और जो जैन कला है, उसका बहुत गहरा असर पड़ा था। ठीक है। और फिर यहाँ आधुनिक युग की बात की गई है। आधुनिक खोज वी.एस. वाकणकर द्वारा 1953 में चंबल घाटी में चित्रित शैलाश्रवों की खोज। जी, वी.एस. वाकणकर जी का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने ही आधुनिक दुनिया के सामने इन प्राचीन गुफा चित्रों को उजागर किया। और यहाँ एक बहुत जरूरी टिप भी दी गई है, मैं पढ़ता हूँ। परीक्षा उपयोगी टिप, 1060 ई के प्राचीनतम ग्रंथ जैसलमेर भंडार में है, मेवाड़ में नहीं। हाँ, ये बहुत आम उलझन है। लोग सोचते हैं कि कला मेवाड़ से शुरू हुई तो ग्रंथ भी वही होंगे, लेकिन हमने अभी जैसलमेर की जलवायु वाला जो तर्क समझा ना, उसके बाद ये भूलना मुश्किल है। एकदम सही। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां थोड़ी बहस हुई थी, नामकरण का विवाद। मतलब इसे क्या कहा जाए? ये काफी दिलचस्प विवाद था। यहाँ पहला पॉइंट है आनंद कुमार स्वामी 1916, पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स, दिया गया नाम राजपूत चित्रकला। जी। और फिर है W.H. ब्राउन, इंडियन पेंटिंग्स, राजपूत कला। देखिए, शुरुआत में जो विदेशी विद्वान थे, उन्हें लगा कि ये कला सिर्फ राजपूत राजाओं के संरक्षण में पनपी है, तो उन्होंने इसे सीधे सीधे राजपूतों से जोड़ दिया। लेकिन क्या किसी कला को सिर्फ उसके शासकों की जाति से बांध देना उस कला की व्यापकता के साथ थोड़ा अन्याय नहीं है? बिल्कुल अन्याय है, और इसी बात को हमारे अगले विद्वान ने पकड़ा। हाँ, यहाँ लिखा है राय कृष्णदास, अन्य मतों का खंडन,
राजस्थानी चित्रकला। जी, राय कृष्णदास जी ने इस बात का कड़ा विरोध किया। उन्होंने साबित किया कि ये जो कला है ये महलों तक सीमित नहीं है। इसमें राजस्थान के आम जनजीवन की झलक है, उनकी आस्था है। इसलिए इसे सिर्फ राजपूत चित्रकला कहना गलत होगा। इसका सही नाम राजस्थानी चित्रकला होना चाहिए। बहुत ही तार्किक बात है और इसे याद रखने के लिए यहाँ एक बढ़िया ट्रिक भी है। याद रखने की ट्रिक। स्वामी और ब्राउन ने राजपूत शब्द पकड़ा, लेकिन कृष्णदास ने सही राजस्थानी पहचान दी। ये ट्रिक बहुत काम की है। बिल्कुल। चलिए अब इस कला की खासियतें देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। इसमें पहला है लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, प्राकृतिक परिवेश और विषय वस्तु की विविधता। तो यहाँ भाव प्रवणता का मतलब है गहरी भावनाएं। इन चित्रों में आम लोगों की खुशी, दुख, सब कुछ बहुत सुंदरता से प्रकृति के साथ जोड़कर दिखाया गया है। और रंगों की बात करें तो भक्ति और श्रृंगार, चटकीले व चमकदार रंगों का प्रयोग। हाँ, रेगिस्तान का भूरापन दूर करने के लिए इन कलाकारों ने एकदम गहरे और चमकीले रंग इस्तेमाल किए, खासकर भगवान की भक्ति और प्रेम प्रसंगों को दिखाने के लिए। फिर लिखा है कैनवस। महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों पर अंकन। मतलब कैनवस सिर्फ कागज नहीं था, दीवारें, हवेलियां, सब कुछ उनका कैनवस था। और ये आखिरी विशेषता बहुत काव्यात्मक है। ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण, मानव जीवन पर पड़ने वाले ऋतु प्रभावों का अंकन। इसे 12 मासा चित्रण भी कहते हैं। जैसे सावन की फुहारों या वसंत का इंसानी मन पर क्या असर होता है, वो इन चित्रों में बखूबी दिखता है। बहुत खूबसूरत। अब आते हैं इसके सबसे बड़े वर्गीकरण पर, चित्रकला की 4 प्रमुख शैलियां। जी, पहली है 1 मेवाड़ शैली, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, जन्मभूमि। जैसा कि हमने पहले देखा, ये राजस्थानी कला का मूल स्थान है, इसकी जन्मभूमि है। दूसरी है 2 मारवाड़ शैली, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। ये पूरी तरह से हमारे रेगिस्तानी इलाकों की कला है। तीसरी 3 हाड़ौती शैली, कोटा, बूंदी। ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से की शैली है, जहाँ जंगल और पहाड़ हैं। और चौथी 4 ढूंढाड़ शैली, जयपुर, आमेर। और ये जयपुर और उसके आसपास के शाही क्षेत्रों की कला है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती को हाईलाइट किया गया है, सामान्य गलती। किशनगढ़ मारवाड़ शैली का हिस्सा है, ढूंढाड़ का नहीं। इसे याद रखें। ये कंफ्यूजन क्यों होता है? देखिए, भौगोलिक रूप से किशनगढ़ जयपुर के यानी ढूंढाड़ के करीब है, तो लोग सोचते हैं कि ये ढूंढाड़ शैली में आएगा। अच्छा। लेकिन किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के शासकों ने की थी, तो वो अपने साथ मारवाड़ की कला लेकर गए। इसलिए कला के हिसाब से ये मारवाड़ का ही हिस्सा है। ओह, अब समझ आया। चलिए अब शैलियों का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। मेवाड़ उदयपुर शैली, जन्मभूमि। प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 1260 ईस्वी, रावल तेज सिंह का काल। नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। ये मेवाड़ का सबसे पुराना सचित्र ग्रंथ है। विशेषता, लघु व सुंदर पुरुषाकृति। इसमें पुरुषों के छोटे लेकिन बहुत ही आकर्षक चित्र बनाए जाते थे। और प्रमुख रंग हरे व पीले। स्वर्णकाल, महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल। हरे और पीले रंग प्रकृति को दर्शाते हैं, और महाराणा जगत सिंह के समय में ये कला अपने सबसे बेहतरीन दौर में थी, इसलिए उसे स्वर्णकाल कहते हैं। अब मरुस्थल की ओर चलते हैं। मारवाड़ शैली, मरुस्थलीय प्रभाव, जोधपुर। प्रेम कथाओं और सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण। जी, जोधपुर की कला में आपको दरबार की शानो शौकत और जो मशहूर प्रेम कहानियां हैं, जैसे ढोला मारू, वो सब उकेरी हुई मिलेंगी। बीकानेर, मथेरण व उस्ता कलाकारों का प्रभाव। रेत के टीलों का चित्रण। प्रमुख चित्रकार रुकनुद्दीन। बीकानेर में एक बहुत ही खास चीज होती है, उस्ता कला, जो ऊंट की खाल पर की जाती है, और वहां के जो रेत के टीले हैं, उनका बहुत बारीक चित्रण इसमें दिखता है। और अब सबसे मशहूर नाम, किशनगढ़, स्वर्ण युग, सावंत सिंह, नागरीदास। मास्टरपीस, बनी ठनी, निहालचंद द्वारा, राधा कृष्ण पर केंद्रित। बनी ठनी, ये तो पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल, इसे तो भारत की मोनालिसा कहा जाता है। मतलब मैं हमेशा सोचता हूं कि एक चित्रकार ने राधा कृष्ण के उस आध्यात्मिक प्रेम को एक इंसान के चेहरे में कैसे ढाल दिया होगा। वही तो निहाल चंद की खूबी थी।
उन्होंने भक्ति और सौंदर्य को एक साथ मिलाकर एक ऐसा मास्टरपीस बनाया जो आज भी लोगों को हैरान करता है। वाकई। अब आते हैं हाड़ौती शैली, कोटा और बूंदी। कोटा शैली, कोटा मुख्य विषय, शिकार के दृश्य, और इसमें एक बहुत ही अनोखी बात है, अनोखी विशेषता। यहां नारियों, रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये बहुत ही यूनिक है। आमतौर पर रानियों को महलों में दिखाया जाता था। वही तो, मतलब उस समय के हिसाब से तो ये महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा दृश्य लगता है। रानियां बंदूकें और तीर कमान लेकर शिकार कर रही हैं। बिल्कुल, ये तत्कालीन समाज के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। अब बूंदी की बात करते हैं। बूंदी शैली, बूंदी मुख्य विषय, पशु पक्षियों की लड़ाइयां, सघन हरियाली और वर्षा ऋतु। बूंदी की कला पूरी तरह से जीवंत है। इसमें बारिश, नाचते हुए मोर और प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया है। प्रसिद्ध स्थल उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित चित्रशाला, रंगमहल। ये रंगमहल तो भित्ति चित्रों यानी दीवारों पर बने चित्रों का एक अद्भुत खजाना है। और इसे याद रखने की परीक्षा उपयोगी टिप, शिकार = कोटा, पशु पक्षी प्रकृति = बूंदी। हाँ, परीक्षा के लिए ये अचूक फॉर्मूला है, एकदम सॉलिड। एकदम। अब आखिरी शाही शैली, ढूंढाड़ शैली, आमेर एवं जयपुर। आमेर, यशोधरा चरित्र 1591 प्रारंभिक ग्रंथ, बैराठ में भित्ति चित्र। ये आमेर की कला की शुरुआत थी। लेकिन ये अगला पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। सबसे बड़ी विशेषता, आदमकद, लाइफ साइज चित्र। प्रमुख चित्रकार साहेब राम, इन्होंने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर में। मतलब इंसान के असली आकार के चित्र, लाइफ साइज। उस समय यह कितनी बड़ी तकनीकी उपलब्धि रही होगी। बिल्कुल, ये इस शैली की सबसे बड़ी पहचान बन गई। और जयपुर, सवाई जयसिंह प्रथम का काल, स्वर्णकाल। इन्होंने सूरत खाना की स्थापना की, जहां चित्रकार काम करते थे। सूरत खाना एक तरह का डेडिकेटेड आर्ट स्टूडियो था। वहां सिर्फ चित्र बनाने का काम होता था। क्या बात है। चलिए अब हम महलों से निकलकर आम आदमी के घर चलते हैं। जी। लोक कलाएं, आम जन की कला। पहला है वन, मांडना। स्थान, त्योहारों, जन्म, विवाह पर, घरों की दीवारों, चौक और आंगन में। तो राजमहलों की बात खत्म, अब हम आ गए हैं आम जन के आंगन में, जहां हर खुशी के मौके पर सजावट की जाती थी। सामग्री, खड़िया सफेद और गेरू लाल मिट्टी। इसमें एकदम शुद्ध और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। प्रमुख आकृतियां, पगलिया, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक, चौपड़, मोर मोरनी। ये सभी आकृतियां हमारे समाज में बहुत शुभ मानी जाती हैं। अब आती है मेरी सबसे पसंदीदा लोक कला 2, फड़ चित्रकला। कैनवास, हाथ से बुने कपड़े पर चित्रण। विषय, लोक देवताओं, पाबूजी देवनारायण जी की शौर्य गाथाएं। कलाकार, भीलवाड़ा का जोशी परिवार, प्रसिद्ध श्रीलाल जोशी। जी। और इसकी प्रक्रिया देखिए। प्रक्रिया, मांड लगाकर कपड़ा तैयार करना, लाल हरे रंग का प्रयोग। यहाँ मैं थोड़ा समझाना चाहूंगी। हाँ बताइए। देखिए, फड़ सिर्फ एक चित्र नहीं है, ये एक तरह का चलता फिरता सिनेमा है। जो भोपा होते हैं वो इसे गाकर सुनाते हैं। कपड़े को मजबूत करने के लिए उस पर मांड लगाया जाता है। अच्छा, ताकि कपड़ा खराब ना हो। और यहाँ अंतिम चरण के बारे में लिखा है। अंतिम चरण, रूपरेखा बनाने के लिए सबसे अंत में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। जी, ये इसकी सबसे बड़ी तकनीकी बारीकी है। काले रंग से आउटलाइन करके एक तरह से चित्र में प्राण डाले जाते हैं। मतलब देवताओं की आंखें खोलना। बिल्कुल वही। बहुत खूब। अब आते हैं तीसरे पर। 3, पाने, माध्यम, केवल कागज पर बने चित्र। महत्व, सस्ते होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पूजा के लिए अत्यधिक लोकप्रिय, दिवाली, राखी आदि पर। देखिए, महंगी फड़ या मूर्तियां हर कोई नहीं खरीद सकता था। सही बात है। तो कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाकर पूजा करने की ये परंपरा शुरू हुई, ताकि कला और आस्था सब तक पहुंच सके। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्रीनाथ जी के पाने, 24 श्रृंगारों का चित्रण, सर्वाधिक कलात्मक। जी। और यहाँ फिर से एक चेतावनी है, सामान्य गलती। फड़ = कपड़े पर, पाने = कागज पर। इनमें भ्रमित न हो। हाँ, इन दोनों लोक कलाओं का ये जो मूल अंतर है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। 4, कावड़,
लकड़ी से बना चलता फिरता मंदिरनुमा आकार जिसके कई कपाट दरवाजे खुलते हैं। मुख्य रंग लाल। केंद्र बस्सी, चित्तौड़गढ़। कावड़ को आप लकड़ी का एक अनोखा 3D बॉक्स मान सकते हैं। 3D बॉक्स। हाँ, जब इसके कपाट खुलते हैं तो ये बिल्कुल एक मंदिर जैसा लगता है और इसके हर दरवाजे पर एक कहानी उकेरी होती है। क्या इमेजिनेशन है। और आखिरी है 5 वेल। पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण घरों में मिट्टी, गोबर और बांस की खपच्चियों से बनी सुंदर अलमारियां दैनिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने हेतु इनमें कांच के छोटे टुकड़े जड़े जाते हैं। ये प्राचीन समय की डिजाइनर अलमारी है। हाँ, डिजाइनर अलमारी। हाँ, देखिए, ये जरूरत और सुंदरता का एक बेहतरीन मिश्रण है। मिट्टी और गोबर से बनी है, लेकिन कांच जड़े होने से कितनी सुंदर लगती है। तो इसी के साथ हमने सारी कलाएं कवर कर ली। अब समय है द टॉपर की मास्टर समरी का। ये एक त्वरित रिवीजन है। जी बिल्कुल। मैं एक एक करके कीवर्ड पढ़ूंगा और आप एक वाक्य में उसकी पुष्टि कीजिएगा। ठीक है, तैयार हूँ। नामकरण राय कृष्णदास, राजस्थानी चित्रकला। बिल्कुल, इन्होंने ही इस कला को इसका एकदम सटीक और सही नाम दिया। प्राचीनतम ग्रंथ जैसलमेर भंडार, 1060 ईस्वी। सबसे पुराने प्रमाण यानी ताड़पत्र आज भी यहीं मौजूद हैं। किशनगढ़ शैली, बणीठनी सामंत सिंह। भारत की मोनालिसा और इस कला का स्वर्ण युग। कोटा शैली, शिकार के दृश्य। रानियों का बहुत ही अद्वितीय शिकार चित्रण। जयपुर शैली, साहिबराम आदमकद चित्र। इंसानी कद के शानदार पोर्ट्रेट्स जो एक बड़ी उपलब्धि थी। फड़ कला, कपड़ा, भीलवाड़ा जोशी परिवार। कपड़े पर उकेरी गई शूरवीरों की वो जीवंत कहानियां। पाने कला, कागज, श्रीनाथ जी। कागज पर बने जन जन के आराध्य देवता। बहुत ही शानदार। इन नोट्स ने वाकई पूरे विषय को बहुत ही तार्किक और दिलचस्प तरीके से समेट दिया। हाँ, मुझे भी लगता है कि ये सिर्फ रटने वाली जानकारी नहीं है, बल्कि राजस्थान की आत्मा का एक चित्र है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जो मैं श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहूंगा। बताइए। आज के इस तेज रफ्तार डिजिटल युग में जहां हर चीज स्क्रीन पर सिमट गई है, इन सदियों पुरानी लोक कलाओं का भविष्य क्या है? मतलब क्या आने वाले समय में हमें पारंपरिक कैनवस की जगह कोई डिजिटल फड़ देखने को मिलेगी? बहुत गहरा सवाल है। या कोई AI जनरेटेड मांडना जहां लोक देवताओं की जगह शायद कोई आधुनिक कहानियां गाई जाएंगी? परंपराएं कैसे अपना रूप बदलती हैं, ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।